नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की वीडियो सीरीज में हम लगातार कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस के अंदर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला स्टार्टिंग टॉपिक्स था उत्तक, और उत्तक कितने प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जंतु उत्तकों के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उनके मुख्य मुख्य कार्य, जंतुओं के शरीर में क्या क्या होते हैं, वो तमाम बातें हमने की थी। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर डिपेंड रहने वाला है वो है पादप उत्तकों के बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में, कि पादपों के अंदर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो देखिए, पादप उत्तक जो होते हैं वो जंतु उत्तकों से बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि पादप उत्तक अपने आप में क्या है, दो महत्वपूर्ण बातों में अलग होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं ये अपना भोजन नहीं बना सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं क्रिएट कर सकते, तो ये एक तरीके से मैं कहूं दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले होते हैं। तो जंतु अपना भोजन जो है वो पौधों से प्राप्त करते हैं। तो निश्चित बात है कि पादपों में कुछ ऐसे उत्तक अलग से हमें मिलेंगे जो उनके अंदर भोजन की क्रिया या भोजन बनाने की क्रिया जो है उससे संबंधित होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जंतु जो होते हैं वो अधिकांशतः गतिशील होते हैं, उनके अंदर गति पाई जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन पादपों में इस प्रकार की गति जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए जंतु उत्तकों में गति में सहायक हमारे पास उत्तक ज्यादा मिलते हैं, जबकि पादप जो है ये अपने आप में स्थिर है, स्टेबल है। तो इनके अंदर यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए कुछ अलग प्रकार के उत्तकों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने पादप उत्तक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने डिटेल से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर पादप उत्तक की बात करें तो उत्तक शब्द की परिभाषा तो हमारे पास वही है जो हमने जंतु उत्तक के संबंध में पढ़ी थी, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप या ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य में बिल्कुल समान होता है। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलकर एक समान कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है या स्पेशलाइज हो जाती है या उस काम के लिए डेडिकेटेड हो जाती है, तो उसको हम टिश्यू या उत्तक की संज्ञा देते हैं। तो उत्तक शब्द की परिभाषा तो सेम टू सेम वही है, लेकिन अगर अपने पादप उत्तक के बारे में बात करें तो इस पादप उत्तक शब्द का प्रयोग करने वाले जो पादपों के संबंध में वैज्ञानिक थे वो थे एवरग्रीव के नाम से। एवरग्रीव यानी कि पादप उत्तक शब्द देने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं एवरग्रीव के नाम से। अब पादप उत्तक का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी पादप उत्तक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ये जंतु कोशिकाओं से एक और रूप में भी भिन्न होती है, और वो रूप ये होता है कि जंतु कोशिका जो है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः उस केंद्रक वाली जो कोशिका होती है उसको चारों तरफ से घेरे रखने के लिए एक हमारे पास झिल्ली होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका के चारों ओर ये जो केंद्रक होता है, जो इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है कोशिका में, उसको चारों तरफ से घेरे रखने वाली जो हमारी झिल्ली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो जंतु कोशिका की सामान्य संरचना तो ये होती है, लेकिन पादप कोशिका में इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी हमें एक और झिल्ली दिखाई देती है जो कि सामान्यतः कोशिका झिल्ली से भी मोटी होती है, कोशिका झिल्ली से भी मोटी होती है। और ये जो एक्स्ट्रा परत पादप कोशिका के चारों तरफ मिलती है, इस एक्स्ट्रा परत को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो सामान्यतः सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं मिलती है। तो ये कोशिका भित्ति वाला जो आवरण है या कोशिका के चारों तरफ मिलने वाला अतिरिक्त जो एक आवरण है, ये मुख्य रूप से जिस रासायनिक पदार्थ का बना होता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यानी कि पादप कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज से बनी हुई एक कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा पाई जाती है, किसकी तुलना में, जंतु कोशिका की तुलना में। तो कहने का मतलब कोशिका भित्ति वाली जो कोशिकाएं हैं ये आपस में समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो आपस में ग्रुप बनाती है, ग्रुप बनाकर वो किसका निर्माण करती है, पादप उत्तक का निर्माण करती है। अब ये जो पादप उत्तक होते हैं ये सामान्यतः हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक को अगर विभाजित करने का प्रयास करें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अपने इनको। पहले जो उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। दूसरे जो हमारे पास उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। अब यहां स्थायी और अस्थायी से हमारा जो मतलब है वो इस बात को लेकर है कि जिन कोशिकाओं के अंदर या जिन उत्तकों के अंदर लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, या ऐसे उत्तक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिकाएं जिनमें बनती रहती है। एक कोशिका बनी, वो आगे विभाजित हुई, 2 कोशिकाएं बनाई, फिर वो 2 आगे विभाजित हुई, 2 अलग कोशिकाएं बनाई। तो जिनमें कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है, ऐसे उत्तकों की कोशिकाएं कभी भी स्थायी नहीं होती है। कहने का मतलब एक बार एक कोशिका बनी है
फिर वो बीच में से विखंडित हो जाएगी, 2 कोशिकाओं में बंट जाएगी। कहने का मतलब पहले वाली कोशिका का अस्तित्व क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और उससे 2 नई कोशिकाएं उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार के उत्तक जिनके अंदर लगातार कोशिका विभाजन चलता रहता है वो अस्थायी प्रकार के उत्तक की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे तमाम पादप उत्तक जिनके अंदर कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती या जिनमें विभाजन की क्रिया रुक जाती है, वो अपने आप में स्थायी उत्तक कहलाते हैं, स्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब पादप के अंदर जो अस्थायी उत्तक होते हैं वही धीरे धीरे करके विभाजन की क्षमता खो देते हैं और वो स्थायी उत्तकों में बदलते रहते हैं। यानी कि ऐसे अस्थायी उत्तक जिनके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, वही उत्तक धीरे धीरे करके स्थायी उत्तकों में तब्दील होते रहते हैं। तो ये अस्थायी उत्तक स्थायी उत्तक में बदलना या अस्थायी उत्तकों का स्थायी उत्तकों के अंदर परिवर्तित होना, ये जो क्रिया है इसको हम पादपों में विभेदीकरण की क्रिया बोलते हैं। ये उत्तक विभेदीकरण की क्रिया है, ठीक है, जिसमें हम अस्थायी उत्तक जो है वो किसमें बदलते हैं, स्थायी उत्तकों के अंदर परिवर्तित होते हैं। चलिए, अब जिन कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन की क्षमता चलती रहती है उन कोशिकाओं को हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं विभजोतक उत्तक। विभजोतक उत्तक, इंग्लिश में हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम उत्तक बोल सकते हैं इनको अपने, या इनको अपने हिंदी में बोले तो विभजोतक उत्तक बोल सकते हैं। स्थायी उत्तकों के लिए कोई अलग से विशेष नाम नहीं है, इनको हम स्थायी उत्तक की ही संज्ञा देते हैं। चलिए, अब ये विभजोतक उत्तक जो है इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। जब पौधे के अंदर विभाजन की क्रिया लगातार होती रहती है तो इसकी वजह से पौधे के अंदर वृद्धि लगातार होती रहती है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जो मेरिस्टेम उत्तक होते हैं वो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब पादपों के अंदर होने वाली जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि हमें 2 विभिन्न फॉर्म में देखने को मिलती है। पौधे लंबाई में भी बढ़ते हैं तो वो लंबाई में होने वाली वृद्धि होती है, और दूसरा प्लांट्स जो होते हैं ये मोटाई में भी बढ़ते हैं, मोटाई में भी बढ़ती है। कहने का मतलब पौधे का तना है, जड़ है, वो मोटाई के अंदर भी बढ़ती है और पौधे लंबाई के अंदर भी, छोटा पौधा होता है वो ऊपर की ओर उठता है या बढ़ता है। तो ये पौधों के अंदर होने वाली ये लंबाई में जो वृद्धि होती है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं इसको हम। और जब पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं इसको हम, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं इसको। तो पौधे के अंदर लंबाई और मोटाई का बढ़ना अपने आप में वृद्धि है, और वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो उत्तक होते हैं उनको हम विभजोतक उत्तक बोलते हैं। इंग्लिश में हम इनके लिए मेरिस्टेम शब्द काम में ले रहे हैं। और ये मेरिस्टेम उत्तक जो है ये लगातार विभाजित होते रहते हैं और पौधे के कौन से भाग या कौन से प्रकार के उत्तक बनाते हैं, अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक, इधर अगर आपने देखें तो पौधे के अंदर स्थायी उत्तक जो है ये एक तरीके से विभाजन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। तो ये पौधे के अंदर ये वाली जो लंबाई और मोटाई जब एक स्टेज पर जाकर रुक जाती है, पौधे का लंबा होना और पौधे का मोटाई या उसके तने या जड़ का चौड़ा होना, ये एक सीमा तक ही होता है, उसके बाद में ये क्रिया रुक जाती है। तो जहां ये क्रिया रुक जाती है वहां पर लंबाई और मोटाई रुक जाती है और उत्तक जितने भी होते हैं वो किसमें तब्दील हो जाते हैं, स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। तो ये हमारे पास पौधे के अंदर 2 प्रकार के उत्तक हमने देखे, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक के रूप में। अस्थायी उत्तक को हम एक नाम दे देते हैं विभजोतक उत्तक के रूप में, और स्थायी उत्तक जो है इनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, स्थायी उत्तक ही बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है ये अभी हमने देख लिया। अब अपने इन्हीं उत्तकों को आगे विभाजित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप 2 प्रकार के उत्तक की मैंने बात की आपके साथ। एक उत्तक जो है उसका नाम मैंने रखा मेरिस्टेम उत्तक, दूसरे का हमने नाम रखा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, पहले मैं आपके साथ इनके विभाजन की बात कर लेता हूं, इनके वर्गीकरण की बात कर लेता हूं। मेरिस्टेम उत्तक पादप के अंदर जिन लोकेशन पर मिलते हैं या जिस पोजीशन पर पौधे पर ये पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास शीर्षस्थ उत्तक, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं एपेक्स टिश्यूज। एपेक्स का मतलब जो सबसे टॉप पर होते हैं, कहने का मतलब सबसे ऊपर होते हैं। बीच वाले जो उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्श्वस्थ उत्तक, इंग्लिश में इनके लिए वर्ड लेते हैं हम लेटरल टिश्यूज, लेटरल टिश्यूज, पार्श्वस्थ उत्तक। तीसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतस्थ उत्तक, अंतस्थ उत्तक, या इनके लिए इंग्लिश में शब्द काम में लेते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेम उत्तक जो है वो प्लांट्स के अंदर जिस पोजीशन या जिस स्थान पर मिलते हैं, पौधे के मुख्य रूप से हमारे पास 3 मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, जिनको हम बोलते हैं जड़, तना और पत्ती। इसके अलावा कुछ पौधे के जनन अंग के रूप में
फूल जो है, फ्लावर जो है, वो भी पौधे का एक भाग होता है, फल जो है वो भी पौधे का एक भाग होता है, लेकिन परमानेंटली जो भाग पौधे के अंदर हमेशा बने रहते हैं वो जड़, तना और पत्ती के रूप में लगभग पौधे के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जड़, तना और पत्ती के कौन सी पोजीशन पर मिलते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि ये कहां मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग इनको अपने 3 अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। शीर्षस्थ उत्तक जो सबसे सिरे पर पाए जाते हैं, बीच वाले उत्तक पार्श्वस्थ उत्तक जो साइडों में मिलते हैं, और तीसरे अंतस्थ उत्तक जो 2 के बीच में मिलते हैं, इंटरमीडिएट मिलते हैं। इनको मध्यवर्ती उत्तक भी बोल सकते हैं, मध्यवर्ती उत्तक भी बोल सकते हैं, जो बीच में मिलते हैं या अंदर की साइड मिलते हैं, अंतस्थ के रूप में मिलते हैं। ठीक, चलिए, स्थायी उत्तक जो होते हैं ये अपने आप में 2 प्रकार के रहते हैं। एक हमारे पास होते हैं सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। दूसरे हमारे पास होते हैं जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। ये 2 प्रकार के टिश्यूज प्लांट्स के अंदर स्थायी उत्तकों की श्रेणी में आते हैं। सरल स्थायी उत्तक से हमारा मतलब है कि इस प्रकार के उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इनका निर्माण जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, ठीक है। जबकि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर समान कार्य के लिए विभाजित हो जाती है या समान कार्य करती है, तो ऐसे उत्तकों को हम जटिल उत्तक की संज्ञा देते हैं। 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं, जबकि एक ही प्रकार की समान कोशिकाएं मिलकर हमारे पास सरल स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। पौधों के अंदर मिलने वाले जो सरल स्थायी उत्तक हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तकों को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। मृदु उत्तक, पहला पार्ट है अपने मृदु उत्तक। दूसरे को हम बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। और थर्ड जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोणोत्तक, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक को इंग्लिश में हम बोल देते हैं पेरेनकाइमा। इंग्लिश वाले नाम भी आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की किताबों में और में ये हिंदी वाले वर्ड जो है वो कई जगह मिस होते हैं, और सामान्य रूप से उनकी इंग्लिश वाले टर्म लिखी होती है पेरेनकाइमा, हिंदी में लिख देता है पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा अपने आप में मृदु उत्तक है। स्थूल कोणोत्तक के लिए इंग्लिश का जो वर्ड है हमारा उसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। इसको हम कोलेनकाइमा की संज्ञा देते हैं। और दृढ़ उत्तक जो होता है जो पौधों के अंदर मिलता है, इसके लिए इंग्लिश की शब्द है, टर्म है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसको हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। कहने का मतलब प्लांट टिश्यूज के अंदर स्थायी उत्तक जो है ये 2 प्रकार के थे, सरल स्थायी उत्तक और दूसरे कौन से, जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक को पुनः हमने 3 भागों में विभाजित किया है, मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक के रूप में। इसके बाद में जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं ये भी पौधों के अंदर 2 प्रकार के मिलते हैं। जटिल स्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोल देते हैं जाइलम, एक को हम बोल देते हैं फ्लोएम। इंग्लिश का ही नाम है, यही नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में भी यही नाम पूछे जाते हैं आपसे, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कहने का मतलब हमारे पास पादप उत्तक का एक विभाजन हो गया। इसमें से लगभग क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक का उदाहरण नहीं है, उसमें 3 नाम ये देके जाइलम दे देगा चौथा ऑप्शन आपको। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना दी कि निम्न में से कौन सा एक विभज्योतकी उत्तक का उदाहरण नहीं है, तो उसमें शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतस्थ देके और एक मृदु उत्तक लिख दे उसके अंदर। तो किसी भी फॉरम में क्वेश्चन बने इस वर्गीकरण में से पहला क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से आपको समझ लेना है। अस्थायी उत्तक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं मेरिस्टेम कहलाते हैं, और मेरिस्टेम आगे 3 भागों के अंदर विभाजित रहते हैं हमारे पास। एक भाग हमारे पास शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ और तीसरा हमारे पास होता है अंतस्थ, या इसको हमने मध्यवर्ती या इंटरकैलरी भी बोल देते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं इसको। स्थायी उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है वो 2 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बनते हैं और सारी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती रहती है, वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक के रूप में। इंग्लिश में हम इसको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश वाले वर्ड आप जरूर याद रखिएगा। जटिल स्थायी उत्तक वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को करती हैं। कार्य एक है लेकिन उसको करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है। तो इन उत्तकों को हम बोलते हैं जटिल स्थायी उत्तक। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के रूप में। अब अपने इनके बारे में बेसिक सारी बातें करते हैं कि मेरिस्टेम उत्तक में ये 3 टाइप कहां मिलते हैं, इनके काम क्या होते हैं,
और स्थायी उत्तक में ये जो 4-5 टिश्यू हम देख रहे हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने शुरू करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले मैं मेरिस्टेम के बारे में बात बताता हूं। मेरिस्टेम उत्तक, अब तो ये वर्ड मैंने इतनी बार बोल दिया आपको याद भी हो गया है। साइंस वाले जितने भी पार्ट है हमारा, इसमें आप जितनी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रख सकते हैं उतनी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज भी कम होंगे। और दूसरा, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि वो आपको हिंदी वाला ऑप्शन देता ही नहीं, उसने वर्ड से सारे इंग्लिश के हिंदी में लिख दिए हैं, तो आपके लिए थोड़ी दुविधा खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका प्रकार शीर्षस्थ उत्तक, इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूं एपेक्स टिश्यू। दूसरा होता है हमारे पास पार्श्वस्थ उत्तक, इंग्लिश में इसको लिख दिया मैंने लेटरल टिश्यू। थर्ड हमारे पास होता है अंतस्थ उत्तक, इसको इंटरकैलरी बोलते हैं, इंटरकैलरी। अब जैसे प्लांट का कोई भी भाग है, ये भाग मान लो नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा है, ये ऊपर तने वाला भाग है, और इस तने वाले भाग से विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली हुई, और इन शाखाओं के अंदर ऊपर पत्तियां लगी हुई है, इन शाखाओं के ऊपर पत्तियां लगी। तो ये शीर्षस्थ उत्तक जो होते हैं ये हर एक चीज के टॉप वाले भाग में मिलते हैं। पत्तियों के शीर्ष भाग पर मिलेंगे, तने के बिल्कुल शीर्ष भाग पर मिलेंगे, जड़ के बिल्कुल शीर्ष भाग पर मिलेंगे। तो ऐसे तमाम उत्तक पौधे के अंदर जो विभाजन करते रहते हैं और जड़, तना और पत्ती या फूल वाले भाग के बिल्कुल टॉप लेवल पर मिलते हैं, वो उत्तक सारे के सारे क्या है, शीर्षस्थ उत्तक के उदाहरण। अब टॉप पर मिलेंगे, इसका मतलब ये पौधे के अंदर क्या करेंगे, वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होंगे। और वृद्धि में भी ये वृद्धि जिसकी करेंगे वो होगी लंबाई में वृद्धि। कोई चीज जब टॉप पर होती है तो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, या जड़ जो होती है वो नीचे की ओर चलती है। ठीक है, तो पौधे के अंदर होने वाली जो गतियां हैं उनमें वृद्धि जो है वो एक महत्वपूर्ण गति होती है, जो लंबाई की दृष्टि से अगर बात करें, अपने लेंथ की दृष्टि से बात करें, तो उसको बढ़ाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, शीर्षस्थ टिश्यू होते हैं, एपेक्स टिश्यूज होते हैं। तो हमेशा तना जो होता है ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि जड़ जो होती है ये हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती है। तो तने का ऊपर की ओर वृद्धि होना या उसकी लंबाई में वृद्धि होना, और जड़ की भी लंबाई में वृद्धि होना, लेकिन ये नीचे की ओर होना। इसलिए हम बोलते हैं कि जड़ जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। जैसे गुरुत्व बल ऊपर से नीचे की तरफ कार्य करता है, वैसे ही जड़ जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जबकि तना जो होता है ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो कहने का मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। पत्तियां जो होती है या शाखाएं जो होती है ये भी आगे की ओर बढ़ती है, शाखाओं के भी टॉप पर यही मिलता है हमारे पास। तो पौधा जब स्टार्टिंग स्टेज में होता है, अपनी शुरुआती अवस्था में होता है, तो उसकी हमेशा लंबाई बढ़ती है, और लंबाई में होने वाली ये जो वृद्धि होती है इसको हम प्राथमिक वृद्धि की संज्ञा देते हैं। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन से होते हैं। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए हमारे पास उत्तरदायी उत्तक, एक तो शीर्षस्थ उत्तक है हमारा, दूसरा हम आगे बात करेंगे अंतस्थ उत्तक से होने वाली वृद्धि जो है ये भी हमारे पास प्राथमिक वृद्धि ही होती है। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि पौधे के अंदर दो प्रकार से होती है, एक इंटरकैलरी उत्तक के कारण होती है और दूसरी हमारे पास किसके कारण होती है, शीर्षस्थ उत्तक के कारण होती है। चलिए इसके बाद में पार्श्वस्थ उत्तक। पार्श्व शब्द का मतलब ही होता है साइड में, बीच में नहीं, साइड में। और जब कोई चीज साइड में होती है और वो लगातार विभाजन करती है तो इसका मतलब वो हमेशा साइड में ही फैलेगी। तो इस प्रकार के उत्तक जड़ और तने में पाए जाते हैं, और ये हमेशा पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं, पौधे की विड्थ में वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। और इस प्रकार से होने वाली जो ये वृद्धि होती है इसको हम द्वितीयक वृद्धि की संज्ञा देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं इसको। सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक कौन से होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पार्श्वस्थ उत्तक, लेटरल टिश्यूज बोलते हैं इनको। अब ये जो वृद्धि होती है इसके कारण पौधे के अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैम्बियम या एधा, कैम्बियम या एधा। इसमें लगातार विभाजन होता है और इसके विभाजन से पौधे की मोटाई बढ़ती है। तो ये कैम्बियम या एधा जो होता है ये द्वितीयक वृद्धि का ही एक रूप होता है जो पौधे के जड़ और तने वाले भाग में मिलता है, और ये पौधे की क्या करता है, विड्थ में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, याद हो जाएंगे आज ही आपने। इसके बाद में होता है हमारे पास अंतस्थ उत्तक। अंतस्थ का मतलब होता है जो उत्तक
दो स्थायी उत्तकों के बीच में मिलता है। दो स्थायी उत्तक है, सपोज दैट ये दो स्थायी उत्तक है, और इन स्थायी उत्तकों के बीच में मिलने वाला जो उत्तक होता है उसको हम अंतस्थ उत्तक। तो पौधे के अंदर जिस जगह पर टहनी पर पत्ती जुड़ी हुई होती है, पत्ती जुड़ी होती है, इसके दोनों तरफ आपने कभी पौधे पर गौर किया होगा, इस तरीके की छोटी सी बटन नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देगी तने के ऊपर जहां पत्तियां जुड़ी होती है। अंतस्थ बोलते हैं उस पोजीशन को, अंतस्थ। तो ऐसे जो स्थान होते हैं उनको हम नोड बोलते हैं इंग्लिश में, नोड। नोड और इंटरनोड, इनके लिए शब्द काम में लेते हैं, नोड और इंटरनोड। हालांकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो यहां मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। सामान्य रूप से अपने हिंदी में इनको बोलते हैं परव और परव संधियां, परव और परव संधियां, नोड और इंटरनोड। तो ये जो अंतस्थ उत्तक होते हैं ये पत्तियों के नोड और इंटरनोड वाले स्थान पर पाए जाते हैं। पत्तियों में परव और परव संधियों वाले स्थान पर पाए जाते हैं, या तने के अंदर परव और परव संधियों वाला जो स्थान होता है वहां पर ये उत्तक मिलते हैं। इनको इंटरकैलरी या इनको अपने अंतस्थ या मध्यस्थ उत्तक बोल सकते हैं। तो ये जो उत्तक होते हैं ये प्राथमिक वृद्धि करने के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो उत्तक हैं हमारे, वो हमारे कौन से हैं? मेरिस्टेम उत्तक हैं। तीनों की पोजीशन के हिसाब से हमने इनकी बात की। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्थायी उत्तक के रूप में सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे हमारे पास कौन से? जटिल स्थायी उत्तक। तो पहले हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सरल स्थायी उत्तक पर। सरल स्थायी उत्तक, पादपों में पाए जाने वाले सरल स्थायी उत्तक, ठीक है। ये मैंने बताया तीन टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। पहले जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अपने मृदु उत्तक, मुलायम कोशिकाएं हैं, कहने का मतलब ये। इंग्लिश में इनके लिए हम शब्द काम मिलेंगे पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। दूसरा जो उत्तक होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा जो उत्तक होता है उसको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इनमें जो उत्तक है उसका निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो होती है वो एक ही प्रकार का कोई ना कोई कार्य करती है, तो इन उत्तकों को अपने सरल स्थायी उत्तक की संज्ञा देते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ऐसा जो उत्तक होता है, सबसे पहले अगर मृदु उत्तक की अपने बात करें तो मृदु उत्तक जो है इसका कोशिकाएं जो होती है वो पौधे के अंदर ऐसे घनाकार आकृति में मिलती है। इनकी शेप जो है वो एक घन की आकृति में होती है, और इन कोशिकाओं के अंदर आपस में बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। अंतर कोशिकीय अवकाश या अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वो इनके बीच में नहीं मिलता। कहने का मतलब ये एक दूसरे के साथ सटी हुई होती है। कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ क्या बनाती है? बॉन्ड बना लेती है। तो इनके बीच में जगह जो है वो लगभग लगभग अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, और ये अपने आप में मृदु उत्तक का निर्माण करती है। अब ये वाला जो उत्तक है ये पौधे के अंदर मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो तीन अलग अलग फॉर्म में हमें मिल सकता है, तीन अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। पहला जो इसकी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं हरित उत्तक के नाम से, हरित उत्तक। इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमा। ध्यान रखना ये वर्ड थोड़ा सा, ये जो शब्द मैंने लिखा है ये कोलेनकाइमा लिखा है, कोलेनकाइमा। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो क्लोरेनकाइमा है, रह शब्द एक्स्ट्रा इसमें। हिंदी में इसको बोलते हैं हरित उत्तक। ऐसा मृदु उत्तक जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक को अपने एक पिगमेंट के रूप में दिखाते हैं जिसको पर्णहरित बोलते हैं अपने। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो पादप के अंदर कुछ ऐसे उत्तक मिलते हैं जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। उस हरित लवक का हरा रंग एक वर्णक के कारण होता है, जैसे मनुष्य के रक्त का लाल रंग मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वैसे ही पौधे के अंदर जितना भी हरा भाग है हमारा, जिसमें मुख्य रूप से पत्तियों वाला भाग हम कहें, तो उस भाग के अंदर हरित लवक पाया जाता है जिसमें एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, और उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। हिंदी में उसको हम पर्णहरित बोलते हैं। और इस पर्णहरित के कारण पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे के अंदर भोजन बनाने वाले जो उत्तक हैं वो हमारे पास हरित लवक वाले क्लोरेनकाइमा के रूप में या हरित उत्तक के रूप में, और ये भोजन जो है वो सामान्यतः मंड या स्टार्च के रूप में तैयार किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो पौधे के अंदर भोजन का निर्माण और भोजन का संचय करता है। जितना पौधे को आवश्यकता होती है अपनी क्रियाओं के लिए उतना वो यूज में ले लेता है, और बाकी बचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो जंतुओं के लिए छोड़ देता है। तो हम जो पादपों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वो सामान्य रूप से मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जो पौधों के अंदर संग्रहित भोजन होता है कहने का मतलब। तो ये उत्तक जो है, एक तो हमारे पास भोजन बनाने वाले उत्तक भी हो सकते हैं और साथ ही साथ भोजन का संग्रह करने वाले उत्तक भी हो सकते हैं, भोजन संग्रहकारी उत्तक भी हो सकते हैं। दूसरी, उस उत्तक की एक फॉर्म जो है वो एक विशेष प्रकार के पौधों में मिलती है जिनको हम जलीय पादप बोलते हैं, जलीय पादप बोलते हैं उनको अपने। और उन जलीय पादपों के अंदर मिलने वाला जो मृदु उत्तक होता है उसको हम हिंदी में वायु उत्तक बोलते हैं, वायु उत्तक। इंग्लिश में इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, एयर, एयर से बना है एयर, एरेन, एरेनकाइमा। तो ऐसे पौधे जो जल के अंदर मिलते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का मृदु उत्तक पाया जाता है जिसको हम वायु उत्तक या एरेनकाइमा की संज्ञा देते हैं। और इस उत्तक के कारण जलीय पौधे जो होते हैं वो जल की ऊपरी सतह पर या जल के अंदर तैरते रहते हैं, और तैरने की क्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं उत्प्लावकता, उत्प्लावकता। तो जलीय पौधों को पानी में उत्प्लावकता प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, मृदु उत्तक की ही श्रेणी होती है, पेरेनकाइमा की ही श्रेणी होती है, जो पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो पौधे के अंदर मृदु उत्तक वाला जो पार्ट है ये जड़, तना, पत्ती सब में मिलता है मुख्य रूप से। लेकिन ऐसे उत्तक जो विशेषीकृत हो जाते हैं, स्पेसिफाइड हो जाते हैं, जिनमें पर्णहरित बन जाता है, हरित लवक के रूप में जो पाए जाते हैं, उनको हम क्लोरेनकाइमा की संज्ञा देते हैं। और जो पौधों के अंदर वायु भरे हुए बड़े बड़े जो बीच में उत्तकों के बीच में वायु भरी हुई होती है जिसके कारण हल्की होती है वायु जो है, और वो पौधे को क्या प्रदान करती है, उत्प्लावकता प्रदान करती है। तो सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि एरेनकाइमा एक उदाहरण है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है एरेनकाइमा एक उदाहरण है मृदु उत्तक का, स्थूल कोणोत्तक का, दृढ़ोत्तक का। तो हमारे लिए अपने आप में एक टिपिकल सी बात हो जाती है, और वो और ज्यादा टिपिकल हो जाती है अगर इंग्लिश वाले नाम लिख देगा, एरेनकाइमा उदाहरण है, उसमें लिख देगा पेरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, क्लोरेनकाइमा का या स्क्लेरेनकाइमा का। तो ये अपने आप में विशेष रूप से आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। और अपने यहां उद्देश्य एक ही चीज का है, विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता भर्ती वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर ये साइंस के वीडियोज अपने पूरे आप ऐप के थ्रू देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं आपके साथ 5 या 4 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, और 4 या 5 क्वेश्चन अपने मैटर से, अपने कंटेंट से बाहर नहीं होने वाले। इतना मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं ये चीज, ठीक है। बहुत सारे साइंस के कॉम्पिटिशन्स फाइट किए हैं, अच्छी सफलताएं उनमें अर्जित की है, राजस्थान के टॉप रैंकर्स में रहे हैं साइंस के मामले में भी। तो निश्चित रूप से ये अनुभव जो है वो आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि हमें 4 ही क्वेश्चन सही करने हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली आर्ट साइड के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसलिए छोड़ के स्किप करके चलते हैं कि साइंस, मैथ, इंग्लिश ये हमारे बस की बात नहीं है। आप मान के चलिए अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने अपनी तैयारी से बाहर कर दिए हैं तो आप सफलता से 50% दूर हो गए हैं, क्योंकि सबको मिला के अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन इस 3 पार्ट्स में से आने हैं। और आप ये मत मानिए कि आप हिस्ट्री से अगर ग्रेड फर्स्ट का पेपर दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेड फर्स्ट का पेपर दे रहे हैं, ज्योग्राफी से ग्रेड फर्स्ट का पेपर दे रहे हैं, इवन की हिंदी और इंग्लिश से अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो आप ये मत मानिए कि उस कंपटीशन के अंदर साइंस वाले विद्यार्थी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं खुद भी रहा हूं उसमें, मोस्ट ऑफ दी ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्शन करवाते हैं अपना ग्रेड फर्स्ट में, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं साइंस के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। वो आपसे इन्हीं 10, 12, 15 क्वेश्चन में लीड लेके जाते हैं। और 10-15 क्वेश्चन की लीड का मतलब है अगर नेगेटिव मार्किंग को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि आप प्रयास करेंगे, 4 में से 2 प्रश्न करने का जरूर प्रयास करेंगे आप, और अगर बाई लक वो क्वेश्चन आपके नेगेटिव में जाते हैं और 10 क्वेश्चन का मतलब हमारे 20 अंक तो सीधे जाएंगे जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए, और जो हमने अटेम्प्ट कर लिए उनमें अगर 2-1 क्वेश्चन की नेगेटिव और हो गई तो वो नंबर का आंकड़ा पहुंच जाएगा 22-23 नंबर के आसपास। और 22-23 नंबर का आंकड़ा उस कंपटीशन पेपर में जिसमें सीटों की संख्या 150, 200, 250, 300 है, वहां मार्जिन कवर करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो आप अभी से अपने आप को अगर ग्रेड फर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता के लिए अगर तैयार कर रहे हैं,
तो आप इन सब चीजों से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना इन पार्ट के संघर्ष के, बिना इन पार्ट्स को सीखे आपके लिए सिलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि बीएससी एमएससी किया हुआ बच्चा एमए पॉलिटिकल साइंस करके आपके बराबर बैठा है उसी कंपटीशन में। तो आप ये मत मानिए कि आपके साथ आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों से जिनको साइंस नहीं आती, जिनको मैथ नहीं आती या जिनको इंग्लिश नहीं आती। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो इन तीनों चीजों के अंदर पारंगत होकर आएंगे। तो हमारे लिए एक एक प्रश्न जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है हमें, बल्कि हमें अपने आप को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। अभी हमारे पास समय है, 6 से 8 महीने का समय है लगभग अपने पास। और ये आप मत सोचिए कि आपके पास सीटों की संख्या जो है वो बहुत थोड़ी है। आप ये मानिए कि परिणाम अगर 200 सीटें हैं तो उनका भी आएगा, सिलेक्शंस राजस्थान से उन 200 सीटों पर भी होने। तो अपने आप को इस स्तर का मजबूत कीजिए आप कि आप टॉप 200 के अंदर शामिल हों, या आपकी तैयारी का स्तर ऐसा हो कि हम तो ऑलरेडी टॉप 100 में बैठे हैं, सीटें तो 200 हैं, हमारे से नीचे भी 100 और आएंगे, हम तो टॉप 100 में बैठे। अपना लेवल जो है तैयारी का वो इस कदर बढ़ाइए और अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाइए, जो आपने बना रखे हैं अब से पहले कि मैंने तो कक्षा 10 के बाद में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब छोड़ दी थी। कक्षा 10 में जब आप थे तब आपका मेंटल लेवल, आपका मानसिक जो आईक्यू है वो अलग था। आज आप उस कंपटीशन के दौर में हैं जब आप हर चीज को भली भांति समझ सकते हैं। उस समय हो सकता है आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां पर आपको पढ़ाने वाले अध्यापक ना हो, विषय विशेषज्ञ ना हो, लेकिन आज आपके सामने वो स्थिति नहीं है। आपको यहां पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो अपने आप में विषय के पारंगत टीचर्स, उनसे आप बारीकियां सीखिए कंपटीशन की। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे और बहुत सलीके के साथ, मैं चैलेंज के साथ कहूंगा कि आप इंग्लिश के या आप अपने सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए, लेकिन साइंस में आपके 4 और 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे सही होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मैटर और एग्जाम अप्रोच अगर हम चलेंगे तो कोई क्वेश्चन हमारी जद से बाहर नहीं होगा, ये भी आप तय मानिए। तो चलिए अपने दोबारा शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। मर्दू उत्तक या पेरेनकाइमा की हम बात कर रहे थे, और पेरेनकाइमा में हमने 2 स्पेशल प्रकार इसके देखे, हरित लवक के रूप में और दूसरा हमें जलीय पादपों में वायु उत्तक के रूप में। चलिए दूसरे जो उत्तक है इनको हम बोल रहे हैं स्थूल कोणोत्तक, या इनको हम कोलेनकाइमा बोल रहे हैं। अब पादप में ये जो कोलेनकाइमा वाला पार्ट है, ये पादप को एक तरीके से यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। और यांत्रिक सहारा किस प्रकार का कि ये पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। जैसे जंतुओं के अंदर मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स जो होती है, पेशीय उत्तक जो होता है, वो हमें लोचशीलता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। पादपों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने वाला, लचीलापन प्रदान करने वाला जो उत्तक है वो हमारा कौन सा है? स्थूल कोणोत्तक। तो इसके कारण क्या होता है, पौधा जो है वो, जैसे मान लो तेज हवा चल रही है तो तेज हवा के साथ पौधा झुक जाता है थोड़ा सा, और जैसे ही हवा का प्रवाह धीमा पड़ता है पौधा वापिस से सीधा हो जाता है। तो अगर वो झुकता नहीं तो हो सकता है कि वायु का प्रवाह अगर वो सीधा खड़ा रहता तो अपने साथ ही उसका ले जाता। आप देखते होंगे जो बूढ़े वृक्ष हो जाते हैं या जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जिनमें झुकने की पावर खत्म हो जाती है, वो हवा के तेज झोंकों के साथ टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं। तो आम मानव जीवन के लिए भी ये कहावत कही जाती है कि जो झुकना जानता है वो जीतना जानता है। जो जितना ज्यादा झुक सकता है, जो जितना ज्यादा लोचशील होता है, वो दुनिया के लिए या उन अवरोधों के लिए या उन चीजों के लिए जो आपको गिराना चाह रही है, उन सब से लड़के भी वापस खड़ा हो सकता है। तो अपने आप को स्थूल कोणोत्तक की श्रेणी में मानिए। चलिए, तो ये हमें पौधों को क्या प्रदान करता है? यांत्रिक सहारा, लचीलापन प्रदान करने का काम करता है, हवा जैसे तेज अवरोधों से पौधे को बचाने का काम करता है। तो ये मोस्टली तने वाले भाग के अंदर और पत्तियों वाले भाग के अंदर या टहनियों वाले भाग के अंदर मिलता है। जड़ वाले भाग के अंदर ये उत्तक मोस्टली नहीं पाया जाता है, क्योंकि जड़ का ऐसे लचीलेपन से कोई संबंध मोस्टली नहीं होता। ठीक, चलिए दृढ़ उत्तक की बात करते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करती, रिजिडनेस प्रदान करती, पौधे को कठोर बनाने का काम करती है, वो सारे उत्तक जो है वो मोस्टली हमारे पास कैसे होते हैं? दृढ़ोत्तक होते हैं। इनको हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। और इन कोशिकाएं जो होती है जो दृढ़ उत्तक का निर्माण करती, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है बाहर वाली, उस कोशिका भित्ति के अंदर सेल्यूलोज से ज्यादा एक और पदार्थ मिलता है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सी बात है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। दृढ़ उत्तक के अंदर दृढ़ता प्रदान करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो यहां सेल्यूलोज के अलावा जो महत्वपूर्ण जो कंटेंट मिलता है वो हमारा लिग्निन के रूप में होता है। और लिग्निन जो होता है ये पौधे के अंदर या उस बाहर वाले जो आवरण होता है उसको कठोर बना देता है।
तो ऐसे पौधे के जितने भी भाग जो अपने आप में कठोर होते हैं, उन सब का निर्माण जो है वो दृढ़ उत्तक से होता है। तो मोस्टली ऐसी चीजें जो है वो हमें कहां देखने को मिलती है, जितने भी आपके कठोर फ्रूट्स हैं, चाहे अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, या मैं ये कहूं नारियल है जैसे, तो नारियल को अगर आप देखोगे तो उसकी जटाएं हैं चारों तरफ, ठीक है, जटाएं हैं, तो जिसको आप उखाड़ के उतारते हैं और उसके बाद अंदर से गिरी निकालते हैं, तो वो जो ऊपर कठोर आवरण बना हुआ है, बीज जितने भी होते हैं हमारे पास, चाहे चने का है और का है, तो इन बीजों के ऊपर भी जो कठोर आवरण होता है, इंटेग्यूमेंट होता है, वो कठोर आवरण जिस उत्तक से बना होता है उसको दृढ़ उत्तक बोलते हैं। तो मोस्टली ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नारियल की चारों तरफ या जटाओं के रूप में मिलने वाला उत्तक जो है वो कौन सा होता है हमारे पास, तो वो उत्तक हमारे पास दृढ़ोत्तक होता है। तो पौधे में ऐसा कोई भी उदाहरण अगर आपको देखने को मिले जिसके अंदर ऊपर वाला भाग दृढ़ हो, तो वो भाग किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और इसकी दृढ़ता के पीछे जो उत्तरदायी रासायनिक पदार्थ है हमारा, वो कौन सा होता है, लिग्निन होता है, लिग्निन पदार्थ के कारण। तो मोस्टली ये कोशिकाएं जो होती है मृत कैटेगरी की होती है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये हमारा पहला उत्तक जो हमने डिस्कस किया, सरल स्थायी उत्तक के रूप में डिस्कस किया। वापस अपने इस चीज पे आते हैं, सरल स्थायी उत्तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट बचता है वो लास्ट जटिल स्थायी उत्तक के रूप में बचता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जटिल स्थायी उत्तक के बारे में। चलिए लास्ट पार्ट अपने इसमें सॉल्व कर लेते हैं, जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक, देखिए आप, जटिल स्थायी उत्तक जो है ये भी दो प्रकार का है हमारे पास, जाइलम और दूसरा पार्ट है हमारा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के रूप। अब ये जो दोनों भाग है पौधे के, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से एक नाम देते हैं, सम्मिलित रूप से हम इनको एक नाम देते हैं संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, या इनको पौधे का परिवहन उत्तक बोल सकते हैं। इंग्लिश में इनको हम वेस्क्यूलर टिश्यू बोल सकते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू। तो पौधे के अंदर संवहन का कार्य करने वाले, परिवहन का कार्य करने वाले जो उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक जाइलम के रूप में होता है और एक फ्लोएम के रूप में होता है। और जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, जटिल स्थायी उत्तक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेबल टिश्यू बोल सकते हैं अपने इसको, जटिल स्थायी उत्तक की श्रेणी। अब पौधे के अंदर परिवहन करने योग्य भाग क्या हो सकता है, पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें ट्रांसफर करने वाली चीजें क्या हो सकती है। तो पौधे के अंदर मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, जल, मृदा में मिलने वाले खनिज लवण और पौधे के द्वारा बनाया जाने वाला भोजन। इन तीन का स्थानांतरण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। कहने का मतलब तीन चीजों का ट्रांसफर होता है पौधे के अंदर, जल का, खनिज लवण का, और तीसरा भाग हमारे पास कौन सा होता है, भोजन का। तो इन तीनों का परिवहन करने वाले जो उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं संवहन उत्तक, वेस्क्यूलर टिश्यू के रूप में। तो वेस्क्यूलर टिश्यू दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, जाइलम के रूप में और दूसरा कौन सा, फ्लोएम के रूप में। अब जाइलम जिन पदार्थों का परिवहन करता है ये दो होते हैं हमारे पास, जल और खनिज लवण का, जल और खनिज लवण का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे सीधा सीधा जनरल साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछेगा कि पादपों में जल का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है, तो जाइलम है। और जल के साथ ही गुलित अवस्था के अंदर मृदा से जो खनिज लवण होते हैं वो भी उसके साथ घुलकर पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। तो ये वाले जो दोनों भाग हैं, आप कभी भी एक सामान्य बात या हमें सबको पता होती है कि जल और खनिज लवण का अवशोषण करने वाली जो पौधे के अंदर संरचना होती है वो रूट या जड़ के रूप में, पौधे के मृदा वाले भाग में पाई जाने वाली जड़ या रूट जो होती है वो क्या करती है, जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और अवशोषण करके पौधे के तने वाले भाग में, शाखाओं वाले भाग में, पत्तियों वाले भाग में सब जगह वितरित करने का काम करती है। तो ये तने वाले भाग में भी जाइलम होता है, जड़ वाले भाग में भी जाइलम होता है, तना, पत्ती सब जगह पर यह फैला हुआ होता है। तो इसके द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन किया जाता है। दूसरा भोजन हमारे पास जो बचता है, उस भोजन का परिवहन करने वाला जो पार्ट है हमारे पास उत्तक है वो कौन सा होता है, फ्लोएम उत्तक होता है। अब भोजन का निर्माण जैसा मैंने आपको बताया कि पौधे की पत्तियों वाले भाग में होता है, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है, और वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है। तो पौधे के अंदर भोजन जो है वो ऊपर वाले भागों में बनता है और उसके बाद में वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है। जड़ जो होती है उसको भी अपने काम करने के लिए भोजन या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, श्वसन क्रिया वहां भी होती है। तो पौधे जहां भी, पौधे के जिस अंग में भी श्वसन की क्रिया हो रही है वहां सबके लिए हमें ऊर्जा चाहिए।
तो भोजन ऊपर बनता है और नीचे की तरफ आता है, कहने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरण होता है उसका। और जबकि जल और खनिज लवण जो होते हैं ये जड़ से अवशोषित होते हैं और पौधे के ऊपर वाले भागों की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो भोजन का स्थानांतरण करने वाले जो उत्तक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम उत्तक बोलते हैं। तो एक तरफ फ्लोएम उत्तक है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? जाइलम उत्तक है। अब इन उत्तकों का निर्माण मैंने आपको बताया ये जटिल उत्तक की श्रेणी में आते हैं। तो इनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ये कार्य कर रही है, इसलिए अपने इनको उत्तक बोल रहे हैं। तो ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें से। जाइलम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं ये भी हमारे पास 4 प्रकार की होती है। फ्लोएम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है ये भी 4 प्रकार की होती है, जिनमें 2 प्रकार तो दोनों में सेम मिलते हैं। जैसे यहां जो पार्ट मिलता है एक पार्ट, उसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा नाम मैंने आपको बता दिया। जाइलम मृदु उत्तक बोल सकते हैं हम इसको। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम जाइलम फाइबर बोलते हैं। जाइलम फाइबर या हिंदी में उसको तंतु बोलते हैं, जाइलम तंतु बोल सकते हैं। तो जाइलम फाइबर या जाइलम तंतु, यहां सेम टू सेम यही दोनों भाग मिलते हैं, लेकिन उनके नाम के पहले फ्लोएम शब्द लगा देंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा, और दूसरा जो भाग होता है उसको हम फ्लोएम फाइबर बोल सकते हैं, फ्लोएम फाइबर। तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये तो मोस्टली पौधे को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं, चाहे मृदु उत्तक वाला पार्ट है और चाहे हमारे पास फाइबर वाला पार्ट। अब जो 2 पार्ट बच गए जो अलग हैं दोनों के अंदर, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो यहां जो पार्ट मिलते हैं जाइलम में, उनमें एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं वाहिनिका, वाहिनिका, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वाहिका। तो जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिका, एक को बोलते हैं ट्रैकिड, इंग्लिश में ट्रैकिड, और एक को बोलते हैं वेसल्स। तो ये ट्रैकिड और वेसल्स जो है ये जाइलम के अंदर पाई जाती है। वाहिका और वाहिनिका, इनके शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि नलीनुमा संरचना हो सकती है, पाइप की तरह संरचना हो सकती है, जिसमें से होकर के जल और खनिज लवण जो है वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 चीजें मिलकर क्या बनाती है? हमारा जाइलम उत्तक बनाती है। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्न में से कौन सी एक कोशिका जाइलम उत्तक का भाग नहीं है? उसमें 3 ऑप्शन आपको ये मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको जो उठा के देगा वो फ्लोएम वाले पार्ट से देगा। तो फ्लोएम वाले पार्ट के अंदर जो 2 अलग भाग मिलते हैं उनमें एक का नाम है चालनी कोशिका। चालनी कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं साइव सेल। जैसे चालनी होती है, चालनी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। सेम जब अपने पौधे को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पौधे का तना देखेंगे या जड़ वाला भाग देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वहां चालनी प्रकार की कोशिकाएं अंदर की साइड में दिखाई देती है। और इन्हीं चालनी कोशिकाओं से जुड़ी हुई एक कोशिका और होती है जिसको सह कोशिका बोलते हैं। सह कोशिका, इसी कोशिका को कई बार सखी कोशिका भी लिखा मिल जाएगा आपको, कई जगह साथी कोशिका भी लिखा मिल जाएगा। इंग्लिश वाले साथी इसके लिए याद रखिए कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन कोशिका, सखी कोशिका, साथी कोशिका, सह कोशिका, ये चालनी कोशिका से जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं। तो ये दोनों भोजन का स्थानांतरण करने वाली कोशिकाएं। तो यहां से डायरेक्टली आपका सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा। और मेरा जहां तक आइडिया है जाइलम और फ्लोएम में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सामान्य, बहुत सामान्य प्रश्न के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है हमेशा से कि पौधे के अंदर जल और खनिज लवणों का परिवहन करने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं, भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं। दूसरा पॉपुलर सा क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि कौन सी एक कोशिका जाइलम के अंदर नहीं पाई जाती है। तो वहां आपको वाहिका, वाहिनिका और पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा लिख के चौथा ऑप्शन आपको सह कोशिका का वो दे सकता है। ठीक है, तो ये जो उत्तक है हमारे पास ये क्या है? जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण है। ठीक, तो ये स्टार्टिंग से जहां से हमने इस पार्ट को शुरू किया था वहां पे मैं लेके जाता हूं आपको। ये देखिए, पादप उत्तक 2 प्रकार के, अस्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक के रूप में। अस्थायी उत्तक विभाजित होते रहते हैं, मेरिस्टेम कहलाते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मेरिस्टेम उत्तक जो होते हैं वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतस्थ के रूप में। और स्थायी उत्तक जो होते हैं ये कोशिका की बनावट के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के, समान कोशिकाओं वाले या एक जैसी कोशिकाओं वाले सरल स्थायी उत्तक है और अधिक वाले जटिल स्थायी उत्तक के रूप में है। सर, मेरिस्टेम को हमने 3 पार्ट में बांटा, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतस्थ के रूप में। पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। वृद्धि 2 प्रकार की होती है, लंबाई में होने वाली वृद्धि प्राथमिक वृद्धि हमारी जो 2 उत्तकों के कारण होती है, और चौड़ाई या मोटाई के अंदर होने वाली वृद्धि हमारी द्वितीयक वृद्धि है, उसके लिए उत्तरदायी उत्तक पार्श्वस्थ उत्तक होता है हमारे पास।
इसके बाद में सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के रूप में। इनके काम क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा कौन से उत्तक के उदाहरण हैं या कौन से उत्तक का भाग है, तो आप याद रखना है आपको, पेरेन्काइमा के भाग हैं। लचीलापन प्रदान करने का काम करते हैं, पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद में जटिल स्थायी उत्तक जिसकी हमने बात की, इनको सामान्य उत्तक बोल देते हैं, अपने जाइलम और फ्लोएम के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा पौधे के अंदर एनसीईआरटी में हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पौधे के अंदर कुछ ऐसे उत्तक में मिलते हैं जिनको हम सुरक्षात्मक उत्तक बोल सकते हैं, जो पौधे को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये सुरक्षात्मक उत्तक जो है ये पौधे के अंदर 2 फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। एक पौधे की सबसे बाहर वाली परत होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, आपको इंग्लिश वाला नाम ही याद रखना है, उप त्वचा बोल सकते हैं अपने इसको हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड इजी सही है, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एक हमारे पास पौधे का सुरक्षात्मक उत्तक कोरक या छाल के रूप में होता है, कोरक या छाल के रूप में होता है। तो ये एपिडर्मिस वाली होती है, वो कोरक या छाल वाली होती है। पौधे का कोई भी भाग हो, पौधे का कोई भी भाग हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, शाखा हो, फल हो, कोई भी भाग हो, उसका सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण जिस परत का बना होता है या उसके ऊपर मिलने वाली जो सबसे बाहरी परत होती है, उस परत को बोलते हैं एपिडर्मिस, उस परत को बोलते हैं एपिडर्मिस। सामान्य रूप से ये एक कोशिकीय परत होती है। सामान्य रूप से इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो सिंगल लेयर वाली होती है, एक कोशिकीय परत से ये मिलकर बना होता है। लेकिन काफी बार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये परत जो है वो कई कोशिकीय स्तरों से मिलकर बनी होती है, बहुकोशिकीय प्रकार की होती है, मल्टी सेल्यूलर प्रकार की होती है। तो जिन पौधों के अंदर ये परत बहुकोशिकीय प्रकार की होती है उनको हम मरुद्भिद पौधे बोलते हैं, उनको इंग्लिश में हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो मरुद्भिद पौधे जो होते हैं, जीरोफाइट्स जो होते हैं, उनकी एपिडर्मिस वाला जो भाग होता है वो कई कोशिकीय स्तरों से मिलकर बना होता है। और इसके पीछे जो बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि इन पौधों के अंदर जिस वातावरण में ये उगते हैं वहां पर जल की कमी होती है, और जल की कमी की वजह से जल की हानि को रोकने के लिए, जल की कमी को रोकने के लिए इनके अंदर सबसे बाहर वाली परत जो होती है वो मोटी होती है पौधों के अंदर, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से, वैसे भी इनकी पत्तियां जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो वैसे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि पत्ती वाली जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती की जो एपिडर्मिस परत होती है उसके ऊपर क्या मिलते हैं, रंध्र मिलते हैं, या उनके ऊपर स्टोमेटा मिलते हैं। और वो स्टोमेटा जो होते हैं वो पौधे के अंदर गैसीय आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, पौधे के अंदर क्या करवाते हैं, वो गैसीय आदान प्रदान करवाते हैं। पौधे के अंदर गैसें जाती हैं और पौधे से गैसें बाहर निकलती हैं। तो ये गैसीय आदान प्रदान मुख्य रूप से 2 क्रियाओं से होता है पौधे के अंदर, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और दूसरी श्वसन की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ग्रहण करता है वातावरण से, और ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु जो है वो हमें देता है। जबकि इसके विपरीत जो श्वसन की क्रिया होती है, उस श्वसन की क्रिया में सेम हमारी तरीके से ही पौधा ऑक्सीजन का उपयोग करता है या अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये विशेष प्रकार की संरचनाओं से होता है जो पत्ती की ऊपरी सतह पर पाई जाती है या एपिडर्मिस में पाई जाती है, उनको अपने स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। और जो मरुद्भिद पादप होते हैं इनकी जो पत्ती होती है उस पत्ती के ऊपर भी एक अलग रासायनिक पदार्थ की एक परत पाई जाती है, और उस अलग रासायनिक पदार्थ को क्यूटिन कहा जाता है। क्यूटिन यानी कि मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनकी बाहरी पत्ती जो होती है या पत्ती जो होती है उसकी बाहरी सतह पर एक चिकने पदार्थ की, मोम जैसे पदार्थ की अलग से एक परत बनती है जो क्यूटिन की बनी होती है। और इसके कारण, चिकनी परत होने के कारण स्टोमेटा जो होते हैं वो मोस्टली सीधे डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, और इसकी वजह से पौधे में पानी की हानि जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे पौधे का मरुद्भिद या इस मरुस्थल वाली जो जलवायु है इसमें पौधा जो है आसानी से सर्वाइव कर सकता है, आसानी से पनप सकता है। ठीक है, तो ये जो परत होती है इसको अपने एपिडर्मिस बोलते हैं, उपत्वचा बोलते हैं। और दूसरा एक हर एक पौधे के तने के ऊपर वाला जो भाग होता है जिसके ऊपर कोर्क या छाल मिलती है, जो एक तरीके से पौधे के तने की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये अपना अलग से हम इसको पढ़ सकते हैं। वैसे कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है ये पादप उत्तक का, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर ये एपिडर्मिस के रूप में अलग से एक पार्ट डिस्कस किया हुआ है,
तो वो वाला भाग हमने डिस्कस कर लिया है। तो कहने का मतलब ये हमारा प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनके मुख्य मुख्य काम क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। उम्मीद करूंगा आपको ये प्लांट टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, उनके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सारे भाग से हम उसमें क्वेश्चंस को ऐड करें, शामिल करें, ताकि आपके किस प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं उनका भी आपके माइंड में एक विजन जो है वो बन सके। तो धन्यवाद, मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।